अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मेरे लिए एक मसला पैदा हो गया था। मरता क्या ना करता, घर आकर मैं किताबें लेकर अपने कमरे में बंद होकर बैठ गया। परेशानी में सबक याद नहीं होता, जहन वैसे ही माऊफ हो जाता था और मैं दिल में मुकर्जी को कोस रहा था। ना उससे मुलाकात होती और ना मैं बीमार पड़ता और ना मेरी पढ़ाई का हर्ज होता। शाम तक किताबों को होंकों की तरह उलट पलट करता रहा। रात हो गई तो जहनी तनाव मज़ीद बढ़ गया। बड़ी अर्करेज़ी करके चंद सवालात जहन नशीन कर लिए जिनसे मैं पास तो हो जाता और नंबर वाजबी ही आते। प्रोफेसर रशीदुज़्ज़मा चमिया और दूसरे हम जमातों के सामने बड़ी सुबकी होती। कम नंबरों से पास होकर हम जमातों में जलील होने से बेहतर है कि बीमारी का बहाना करके एक दिन की छुट्टी कर लूं। डॉक्टर वकार अहमद से बीमारी का सर्टिफिकेट किसी के हाथ भेज दूंगा। कॉलेज से नागा करना और टेस्ट ना देना कोई अच्छी बात तो नहीं। एक अच्छे और मेहनती तालिब इल्म को अपनी पढ़ाई की पोजीशन किसी सूरत में ख़राब नहीं करना चाहिए। एक आवाज़ मेरे कानों में लहराई। मैं ये आवाज़ सुनकर उछल पड़ा। मैंने चौंक कर कमरे में पड़ी हुई कुर्सी की तरफ देखा। ये आवाज़ उस सिमत से आई थी। वहाँ मुकर्जी कुर्सी पर बैठा हुआ मुस्कुराता हुआ मुझे ही देख रहा था। मुकर्जी तुम, मैंने तहय्युर ज़दा लहजे में कहा। मुझे यकीन नहीं आया कि तुम यहाँ। जी हाँ मैं हूँ मुकर्जी मेरे दोस्त, वो खुश दिली से बोला। मैंने महसूस पाया कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना चलकर तुम्हारी मुश्किल हल कर दी जाए। मगर तुम्हें कैसे मालूम कि मैं परेशान हूँ? मैंने मुतअज्जब लहजे में कहा। उस दिन का खौफ अब भी मेरे दिल के किसी कोने में मौजूद था और वो खूनी मंजर नज़रों में लहराने लगा। तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि मैं एक आत्मा हूँ। मेरे पास जिंदा लोगों से ज़्यादा शक्ति है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो टेस्ट पेपर लाकर तुम्हें दे सकता हूँ। अच्छा, मैंने हैरानगी से कहा। मगर नहीं, ये तो सरासर बेईमानी है। मैं भी नहीं चाहूँगा कि कामयाबी के लिए गैर अखलाकी हथकंडे इस्तेमाल करूँ। ये गलत है, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। तुम नहीं समझते मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं और तुम पसंद नहीं करते तो मैं कुछ नहीं करूँगा। वो कुर्सी पर दूसरी तरफ मुंह फेर के बैठ गया। मेरे दिल में भी लालच आने लगा और फिर मेरी इज्जत और साख का मसला था। पूरी क्लास में तजलील हो सकती थी। तुम्हारी क्या परेशानी है, मुझे बताओ, वो मुस्कुराया। तुम क्या जानो रूह क्या चीज़ होती है। अगर ऐसी बात है तो गौर से सुनो। मुझे तुम्हारी बात का यकीन नहीं आया, लेकिन फिर भी तुम्हें आज़मा रहा हूँ। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। देखो मुकर्जी, एहसान वहसान की बात ना करो, मुकर्जी ने शिकायती लहजे में कहा। तुमने मुझे आज़ादी जैसी नेमत से माला माल करके जो एहसान किया है, सच पूछो तो उस दुनिया में उसका कोई बदला नहीं। तुम मेरे मोहसिन हो। तुम्हारे लिए जितना भी करूं, जो भी करूं, वो एहसान नहीं होगा, बल्कि एक तरह से मेरा फ़र्ज़ और मेरी जिम्मेदारी होगी। अब बताओ मसला क्या है? बात यह है कि मेडिकल में जितने नंबर अच्छे होंगे आगे चलकर फ़ायदा मंद होते हैं। अगर 2 सवालों की मज़ीद तैयारी हो जाए तो मैंने कान खुजाते हुए कहा। बस तुम बता दो कि मतलूबा पेपर कहाँ से। बस तुम इतनी सी बात के लिए परेशान हो। मैं पढ़ी लिखी रूह हूँ, तुम फिक्र ना करो। मुकर्जी ने मुझे तसल्ली दी और एकदम से गायब हो गया। उसके जाते ही बिजली और एक लंबी सी जमाही आ गई। मैंने सोचा कहीं मैंने अंधेरे में कोई सपना तो नहीं देखा था, लेकिन ये सपना नहीं था क्योंकि मुझे नींद नहीं आई और ना ही मैंने झपकी ली थी। मैं अपनी किताबों और नोटिस की तरफ मतवज्जा हो गया। अभी मैंने चंद सतरें पढ़ी थी कि मुझे सरगोशी सुनाई दी। लो जब्बार भाई, मैं तुम्हारा काम करके आ गया हूँ, मुझे ज़्यादा देर तो नहीं हुई ना।
मैंने उस कुर्सी की तरफ देखा जिस पर वो पहले बैठा हुआ था। वो उसी कुर्सी पर टांग रखे विराजमान था। उसके हाथ में एक कागज था। उसने उस कागज को फिजा में लहराया। ये देखो जब्बार भाई, तो क्या तुम टेस्ट पेपर ले आए? मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सिर्फ 2 सवालात लेकर आया हूँ जो तुम्हें नहीं आते, लेकिन तुम्हें एक शर्त पर बताऊंगा, उसने संजीदगी से कहा। किस शर्त पर? मैंने मुतअज्जब नजरों से देखा। जल्दी से बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा जी लगा कर पढ़ोगे, मेहनत करोगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी ख्वाहिश है ना कि तुम एक बड़े डॉक्टर बनो और गरीबों की खिदमत करो? लगन और जज्बा हो तो आदमी अपनी मंजिल पा लेता है। मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं, अपने आप से भी वादा करता हूँ। मैंने कहा, तुम फलसफियाना बातें भी करते हो। फिर उसने वो कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उन सवालात के मुताबिक किताब का मुताला किया। मुझे इन सवालात की तवक्का नहीं थी। मैंने नोटिस से रहनुमाई ली। कुछ देर बाद मुखर्जी मुझसे इजाज़त लेकर गायब हो गया। दूसरे दिन मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरे दोस्तों ने मुझे देखकर बड़ी हैरत का इजहार किया, क्योंकि मैं टेस्ट और इम्तहान के मौका पर सरासीमा और बहुत नर्वस सा हो गया था। बेग और मेरी हम जमात लड़की ने कहा, जब्बार क्या बात है, आज तुम बहुत खुश और पुरउम्मीद दिखाई दे रहे हो, जबकि कल बहुत परेशान थे। तुमने तैयारी नहीं की, पास होना बहुत मुश्किल है। दरअसल मैंने ये सोचा कि अब जबकि फेल होना ही ठहरा तो घबराने से क्या हासिल। प्रोफेसर रशीदुज़्ज़मा के पीरियड में टेस्ट शुरू हुआ। प्रोफेसर साहब ने तमाम सवालात ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए। सवालात तवक्का के ऐन मुताबिक थे। इनमें वो सवालात भी थे जो मुझे मुखर्जी ने बताए। ये सवालात यूं तो बहुत ही मुश्किल थे, लेकिन मुझे बहुत आसान लगे। मगर दूसरे लड़के और लड़कियों के चेहरों से साफ जाहिर था कि बहुत मुश्किल हैं और उनकी सवालात की तवक्का नहीं थी। प्रोफेसर रशीदुज़्ज़मान का तरीका इम्तिहान बहुत सख्त था, जिससे तालब इल्म बहुत घबराते थे। मैंने बहुत जल्द आधे से ज्यादा सवालात हल कर लिए। फिर मेरे कान में सरगोशी सुनाई दी, जब्बार भाई बड़ी मेहनत हो रही है। मैंने चौंक कर बाईं जानब देखा। मेरे डेस्क पर कोहनियाँ रखे मुखर्जी था। यहाँ तुम क्यों और किस लिए आए हो? मैंने घबरा कर सरगोशी में आहिस्तगी से कहा, यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे सिवा किसी और को नजर नहीं आ रहा और ना ही किसी को मेरी आवाज सुनाई देगी। घबराते क्यों हो? ये ठीक है, तुम चले जाओ, मुझे लिखने दो। मुझे अभी आधे सवालात हल करने हैं। प्रोफेसर रशीदुज़्ज़मा जो क्लास का राउंड लगा रहे थे, उन्होंने शायद मेरी आवाज सुन ली, इसलिए वो मेरी तरफ मतवज्जा हुए और मेरे पास आकर रुके। उन्हें मुखर्जी नजर नहीं आया। वो मुझसे बोले, मिस्टर जब्बार, आप किससे बातें कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि इम्तिहान के दौरान क्लास में बात करना मना है? आप अपनी सारी तवज्जो सवालात हल करने पर मरकूज रखें। वैसे भी आप पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं। इतना कहकर वो क्लास का राउंड लगाने लगे। मैंने गुस्से से मुखर्जी को देखा। वो मुझे मैलीखेज नज़रों से देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर मैंने उसकी तरफ झुककर सरगोशी में धीमे लहजे में कहा, मुखर्जी, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए तुम चले जाओ। किसी ने तुम्हें देख लिया और तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो फिर मेरी शामत आ जाएगी और सालाना इम्तिहान में मुझे बैठने नहीं दिया जाएगा। प्रोफेसर रशीदुज़्ज़मा ने मुझे देख लिया और गुस्से के आलम में वो दनदनाते हुए मेरी तरफ आए। उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। उन्होंने तहकमाना लहजे में कहा, मिस्टर जब्बार खड़े हो जाएं। मैं फौरन ही खड़ा हो गया। पूरी क्लास मेरी तरफ मतवज्जा थी। वो मैलीखेज नज़रों से देखने और एक दूसरे को इशारे करने लगे। वो सब ये समझ रहे थे कि प्रोफेसर साहब ने मुझे नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आप किससे बातें कर रहे थे? उससे क्या पूछ रहे थे? मैं उसे भी खड़ा करूंगा। बताएं किससे बातें की हैं? सर, मैं सवालात बोर्ड पर देखकर ज़ैर लब दोहरा रहा था। अच्छा, उन्होंने बेयकीनी से मुझे देखा। आप खामोशी से अपना काम करें, ये कहकर वो चले गए। मुखर्जी जो चंद कदम खड़ा सारी कार्रवाई देख रहा था, मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई भी मुझे देख नहीं सकता और ना मेरी आवाज़ सुन सकता है। तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो।
अब मैंने तवज्जो उसकी तरफ से हटा ली और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। चंद लम्हों के बाद मुखर्जी भी गायब हो गया। प्रोफेसर रशीदुज़्ज़मान अपनी मेज़ पर बराजमान हो गए। वो ऐसी जगह बैठे थे कि हर एक पर नज़र रख सकें, मगर उन्होंने पीरियड ख़त्म होने तक अपनी तेज़ो तंद निगाहें सिर्फ मुझ पर मरकूज़ रखीं। वो मेरी हरकत व सकनात को बड़े गौर से देख रहे थे। जिस वक़्त हम पर्चा देकर बाहर निकले, उस वक़्त मेरी हम जमात नसरीन ने मुझसे दरियाफ़त किया, आपका पर्चा कैसे हुआ? क्यों, मैंने देखा था कि आप बहुत मुहैयत से सवालात हल कर रहे हैं। पर्चा बहुत ही अच्छा हुआ, मैंने जवाब दिया। पर्चा अच्छा हुआ, रीटा चौंक कर बोली। उसके चेहरे पर अस्तजाब फैल गया। जब्बार भाई, ये आप कह रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आया। सवालात आसान कहाँ थे, मैं तो 2 का भी ठीक से जवाब ना दे सकी। वाकई इस दफ़ा टेस्ट बहुत सख्त और मुश्किल था। मुझे भी अच्छे नंबर मिलने की उम्मीद कम है। यूं भी हमारे सर तो नंबर देने के मामले में बड़े बखील वाक़या हुए हैं। मेरा ख्याल है कि सर के सर भी ऐसे सख्त होंगे, इसलिए वो उनका बदला हमसे ले रहे हैं। लेकिन मैं बड़ा पुरउम्मीद हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि क्लास में अव्वल आकर दिखाऊं और चंपा के मुसलसल अव्वल आने का रिकॉर्ड तोड़ दूं। चंपा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप? नामुमकिन है जब्बार भाई, रीटा शोखी से बोली और उसके लहजे में हल्का सा गुस्सा भी था। पिछले 2 टेस्टों में आपने तो टॉप किया था। उसकी बात सुनकर सब एक साथ ही हंस पड़े और मैं खज्जल सा हो गया। हर कोई जानता है और ये हकीकत भी है कि हमारी क्लास में आज तक किसी ने कभी मिस चंपा को पीछे नहीं छोड़ा। ये बात सगीर ने कही, उसने गलत नहीं कहा था। ये तो कोई बात नहीं हुई। चंपा जो उनकी बातें सुन रही थी, संजीदगी से बोली, मैं तो एक बात जानती हूँ कि जो दिलो जान से मेहनत करता है उसे उसका अच्छा नतीजा मिलता है। क्योंकि मैं पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, इसलिए अच्छे नंबर लाती हूँ। हो सकता है जब्बार साहब ने बहुत मेहनत की हो और वो अच्छे नंबर लाएं। मुझे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मील तक उनके टॉप करने के अमकानात नज़र नहीं आते। रीटा ने मुझे फिर छेड़ा, अगर ये पास ही हो जाएं तो बड़ी बात है, क्योंकि ये हमारी क्लास में सबसे पीछे हैं। क्या आप मुझसे शर्त लगाएंगी? मैंने रीटा से कहा। मंजूर है, रीटा ने सर हिलाया। आप क्या शर्त लगाना चाहते हैं? इससे पहले कि मैं कुछ कहता, नसरीन बोल उठी, मेरे जहन में एक तजवीज़ है। अगर मिस चंपा ने टॉप किया तो जब्बार हम सबको अपने यहाँ टी पार्टी देंगे। अगर जब्बार ने टॉप किया तो फिर मिस चंपा। क्यों, ये तजवीज़ कैसी रही? वेल डन, रीटा चहक कर बोली। चैलेंज तो मैंने किया और मुझे ही को शर्त से अलग कर दिया गया। ये तो खूब रही। कोई बात नहीं, आप फिक्रमंद ना हों। आप भी टी पार्टी में शिरकत कर सकती हैं, लेकिन उस वक़्त जब आप कोई पोजीशन लाकर दिखाएं, चंपा ने शौक से कहा। मंजूर। तीसरे दिन नतीजे का ऐलान होने वाला था। प्रोफेसर रशीदुर्रहमान टेस्ट पेपर समेत क्लास में दाखिल हुए तो गहरा सन्नाटा छा गया। मेरे हम जमात मेरी और चंपा की शक्ल देखने लगे। हम दोनों बहुत पुरसकून बैठे थे। प्रोफेसर रशीदुर्रहमान ने हाजिरी लेने के बाद रजिस्टर बंद किया, उसे एक तरफ रख कर कहने लगे, जो मेहनत करता है उसे उसका फल ज़रूर मिलता है और उसकी मेहनत रायगा नहीं जाती। ऐसी ही एक मिसाल जब्बार ने कायम की है। मुझे उससे ज़रा बराबर भी तवक्का नहीं थी कि वो क्लास में सब पर सबकत ले जाएंगे। पूरी क्लास ने पुरजोर तालियों से मुझे मुबारकबाद दी। सब लोग इस चंबे पर तहरीर ज़दा से थे। मैंने अचानक कौन सा जादू चलाया कि जिस सब्जेक्ट में मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर था उसमें सबको मात कर दिया। मेरी निगाह सबसे पहले चंपा की तरफ उठी कि उसका रद्दे अमल देखूं। उसने कुर्सी पर बैठे बैठे अपने सर को खफीफ सा खम देकर मुझे मुबारकबाद दी। फिर नसरीन, रीटा और सगीर ने मेरी इस कामयाबी पर बड़ी गर्मजोशी से खुशी का इजहार किया। चंपा ने एक स्पोर्टमैन की तरह स्पिरिट का मुजाहरा किया। अपनी पोजीशन को बुलाए ताक रखकर खुले दिल और बड़े खलूस से मेरी कामयाबी को सराहा। उसके चेहरे पर खिफ्त की लहर तक न थी और ना ही दिल बर्दाश्ता हुई थी। प्रोफेसर रशीदुज़्ज़मान कह रहे थे, असल बात यह है कि जब्बार पिछले 2 टेस्टों में मामूली नंबर हासिल करने के बाद उन्हें नाकामी का बड़ा एहसास हुआ। फिर उन्होंने खूब मेहनत करना शुरू की।
मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि हर शख्स में सलाहियतों, काबिलियत और जहानत होती है, उसे बरोए कार लाने की जरूरत होती है। जब्बार ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैं अपने इन शागिर्दों से जो पढ़ाई में कमजोर हैं, ये कहना चाहूंगा कि वो जब्बार की मिसाल को सामने रखें। कोई वजह नहीं कि आप भी फर्स्ट ना आएं। पीरियड खत्म होने के बाद मुझे मेरे हम जमातों ने चारों तरफ से घेर लिया और मुझ पर मुबारकबाद की बौछार होने लगी। चंपा ने मुझे रीटा और सगीर और नसरीन को रात के खाने पर मदऊ किया। रीटा और सगीर ने जाती मसरूफियात की बिना पर माजरत कर ली। मैं शाम 7 बजे तैयार होकर उसके यहाँ पहुँच गया। खुशी से मेरे दिल की अजीब सी हालत हो रही थी। नसरीन मुझसे 10 मिनट पहले वहां पहुंची। चंपा का घर क्या था, पूरी एक हवेली थी। इतनी पुरकशिश, खूबसूरत और कीमती कि मैं सोच भी नहीं सकता था। खाने में चौंका देर थी, इसलिए मुलाजमा चाय लेकर आ गई। सारे घर वाले एक गोल मेज के गिर्द जमा थे। मेरी दाएं जानब आनद, उसके बराबर चंपा के पिता, जबकि बाएं जानब मिसेस कलवूती, उसके बाद चंपा और फिर नसरीन बैठी हुई थी। चंपा मेरी नजरों के ऐन सामने मौजूद थी। चंपा ने चायदानी से प्यालियों में चाय उंडेली और फिर चीनी डालने लगी। चंपा ने मुझसे पूछा, चीनी कितने चम्मच? मैं ज्यादा शक्कर पीने का आदी था। मैंने जवाब दिया, 2 चाय के चमचे, बल्कि 2.5 चमचे डाल दें। चंपा ने प्याली अपनी तरफ खींचकर शक्करदानी की तरफ हाथ बढ़ाया। इस असना में चायदानी फिजा में उठने लगी। हम सब भौंचके होकर ये अजीबोगरीब मंजर देखने लगे। चायदानी कुछ और बुलंद हुई, फिर वो हमारे सरों पर से गुजरने लगी, एक जानब से दूसरी जानब सरों के पीछे। फिर वो चंपा के पिता के सर के ऐन सामने पहुंचकर फिजा में मुअल्लक हो गई। लोग हैरत और खौफ के आलम में चायदानी की हरकत देख रहे थे। चंपा के पिता ने खड़े होकर चायदानी को पकड़ लिया। उन पर सरासीनगी तारी थी। उसने चायदानी को अपनी तरफ खींचा। वो टास से मिस ना हुई, जैसे किसी मावराई हाथ ने उसे मजबूती से पकड़ रखा हो। वो जोर आजमाई करने लगे। अंकल, मैंने कहा, चायदानी को छोड़ दें, कहीं ऐसा ना हो कि गर्मा गर्म चाय आप पर गिर जाए। उसने मेरी एक ना सुनी। उस पर खौफ और दहशत में भी जिद सवार हो गई। देखते ही देखते चायदानी आहिस्ता आहिस्ता उल्टी होने लगी और पूरी तरह चंपा के पिता पर आ गिरी। वो दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा। गनीमत हुआ कि उसका चेहरा बच गया, मगर उसके कंधे और सर के पिछले हिस्से को खोलती हुए चाय ने बहुत मुतासर किया। वो बदहवासी के आलम में गुस्ल खाने की तरफ भागा। इंतहाई तकलीफ के आलम में बुरी तरह दौड़ता हुआ वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा यकायक एक धमाके की आवाज से बंद हो गया। क्योंकि वो बरक रफ्तारी से लपका था, इसलिए अपना तवाजन बरकरार ना रख सका। वो धड़ाम से दरवाजे से जा टकराया। इस नई अफ्तार से वो मजीद घबरा गया। उसके सर में चोट लगी थी। मुझ पर सकते की सी कैफियत तारी थी। मैं फटी फटी आंखों से ये सारा मंजर देख रहा था। जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था जो निहायत अजीबो गरीब, खौफनाक और दिल हिला देने वाला था। सब लोगों का भी यही हाल था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादूगर अपने करतब दिखा रहा हो, मजाहरा कर रहा हो। चंद सानियों के बाद कमरे में एक दिल हिला देने वाला कहका गूंजा, जिसमें इस्तहज़ाइया अंदाज था। नसरीन और चंपा के बदन पर लर्जा तारी हो गया। उनके चेहरे मतगैर हो गए। आनंद भी सख्त दहशत ज़दा हो गया। इस कहके को सुनकर मेरे खौफ पर हैरत गालब आ गई, क्योंकि मैंने इस कहके में सतेश मुखर्जी की आवाज़ की मशाबत महसूस की। अगर ये मुखर्जी है तो यहाँ और किस लिए आया है? आखिर किस लिए सबको हरासा और परेशान कर रहा है? इन लोगों ने इसका क्या बिगाड़ा है? मेरे जहन में इन ख्यालात की जलगार हो रही थी। फिर मेरी निगाह कमरे के एक गोशे की तरफ उठ गई और उधर मैंने सफ़ेद धुएं को फर्श से ऊपर की तरफ बुलंद होते हुए देखा। देखते ही देखते वो इंसानी शक्ल में नमूदार हुआ। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला, वो मुखर्जी ही था। उसका चेहरा गुस्से की सुर्खी से बड़ा खौफनाक लग रहा था। उसकी आंखों से सुर्ख चिंगारियां निकल रही थीं। उसकी शक्ल इतनी खौफनाक थी कि एक लम्हे को भी मैं खौफ ज़दा हो गया और मेरे सारे बदन पर सनसनी की लहर दौड़ गई।
मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि उसने यहाँ मेरी मौजूदगी का भी ख्याल नहीं किया। मैं उससे कुछ कहना चाहता था, मगर उसकी तवज्जो चंपा के माता पिता की जानिब थी और वह उन्हें बुरी तरह घूर घूर कर देख रहा था। सब लोग उसे देखकर खौफ से लरजने लगे। मेरे सिवा सब ने जोर जोर से भूत कहा और मिसेस कलवती भी बुरी तरह डर गई थी। मैंने महसूस किया कि मुखर्जी सिर्फ मुझे ही नहीं, कमरे में मौजूद हर शख्स को नजर आ रहा है। मुखर्जी ने चंपा के पिता की तरफ देखते हुए इस्तहज़ाइया लहजे में कहा कि आपने इस पापी को पहचाना नमलदास। मैं एक लख्त अपनी जगह से इस तरह उछला जैसे बरकी झटका लगा हो। इसका मतलब ये है कि निमल दास है। मिसेस कलवती चंदा की माँ, चंदा के भाई बहन चंपा और आनंद हैं। मगर हमने तो सुना खाते कि तुम कत्ल कर दिए गए हो। एक जगह से तुम्हारी लाश मिली थी। तुमने गलत नहीं सुना नमल दास, वो चुभते हुए लहजे में बोला। मैं वाकई कत्ल हो चुका हूँ। मैं मर तो उस वक्त गया था जब मैंने चंदा की सरबरीदा लाश देखी थी। और तुम दोनों का क्या किया जाता अगर हम दोनों को कबूल कर लेते। मैं तो अपने माता पिता और चचा सीतू राम का कत्ल भी मुआफ करने को तैयार था। तुम दोनों मियाँ बीवी इन तमाम कार्रवाइयों में शामिल रहे हो और तुम। उसने कलवती की तरफ खशमगीन नजरों से घूरा तो वो लर्ज कर रह गई। मुझे चंदा ने सब कुछ बता दिया था कि तुम भी उसकी गुनाहों में बराबर की शरीक थी। तुम्हें मेरे माता पिता जी से बहुत बैर था। क्या ये सच नहीं था नमलदास? कलवती बुरी तरह लर्ज रही थी। क्या ये ठीक कह रहा है? मैंने चंपा की माँ से पूछा। आप मुझे बिल्कुल सच सच बताएं। ये बिला वजह हम पति पत्नी पर इल्जाम लगा रहा है, कलवती ने लर्जीदा आवाज में जवाब दिया। इसके बाप ने शायद किसी से कोई बड़ी रकम कर्ज ली थी और बार बार तकादे के बावजूद उन्हें अदा नहीं कर रहा था, लिहाजा उस शख्स ने उसके बाप को कत्ल कर दिया। मेरे पति के पास किस चीज की कमी थी जो उसे कत्ल करते, और वो फिर इनका दोस्त भी था। ये झूठ है, बकवास है। मेरे स्वर्गवास पिताजी पर झूठा इल्जाम है। मुखर्जी भड़क उठा। इससे पूछो कि इसने अपने हाथों से अपनी बेटी को कत्ल क्यों किया? क्या दुनिया में ऐसा शकील कल्ब बाप हो सकता है? कौन बाप अपनी बेटी को कत्ल कर सकता है? उस बूढ़े नमलदास ने अपना सर हिलाते हुए कहा। हम दोनों इस शादी के खिलाफ थे। उसके लक्षण अच्छे नहीं थे। उसने मेरी बेटी को वरगलाने की कोशिश की, फिर ये उसे अगवा करके ले गया और जी भर के मुंह काला करने के बाद उसे कत्ल कर दिया। झूठे मकार, मुखर्जी धाड़ा। गलत बयानी करके तुम लोग अपने जुराइम पर पर्दा नहीं डाल सकते। तुम दोनों ने जाती दुश्मनी में मेरे माता पिता सीतू राम और चंदा को कत्ल किया। तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो। तुमने मेरी माँ की बेहुरमती की, क्या तुमने नहीं की? तुम मेरे शरीफ और मासूम वालदैन पर इल्जाम तराशी कर रहे हो। आनंद को गुस्सा आ गया। मासूम और शरीफ वालदैन, मुखर्जी कहका मारकर बड़े जोर से हंसा। तुम क्या जानो तुम्हारा बाप क्या है? दुनिया का एक खबीस तरीन और दरिंदा सख्त शख्स है, इंसान के लहू को पानी से भी अर्जा समझने वाला। उसने तुम्हारी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर डाला। उसने उसके फूल जैसे शरीर पर इंतहाई बेरहमी से जख्म लगाए, उसे गाजर मूली की तरह काट डाला। मुझे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ इंतकाम लेने आया हूँ, सबूत पेश करने नहीं। सबूत पेश करने का वक्त गुजर चुका, मुखर्जी ने गुस्से से कहा। उसमें जरा भी झूठ शामिल नहीं। चंपा जो नसरीन के साथ एक तरफ खड़ी थी, मुखर्जी की बातें सुनकर शशदर रह गई। चंपा का चेहरा जर्द पड़ चुका था। उसने अपने बाप के पास जाकर पूछा तो उसके लहजे में दुख और हैरत भरी हुई थी। क्या ये सच कह रहा है कि आप दोनों मेरी बहन के कातिल हैं? उसने जिन जिन लोगों पर कत्ल का इल्जाम लगाया वो बिल्कुल सही है। आपको भगवान की सौगंध, सच सच बताएं। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। पूरे घर में मुखर्जी की दहशत का राज था। कुछ देर तक दोनों मियाँ बीवी ने झूठे दलाइल दिए जो अपनी तरदीद खुद आप कर रहे थे। फिर घबराकर निमल दास ने दरवाजे की तरफ अचानक दौड़ लगाई और दरवाजे की तरफ भागा, मगर वहां बिजली किसी सूरत से मुखर्जी पहुंच चुका था। आनंद ने मुखर्जी को एक लम्हे के लिए गाफिल पाया तो जैसे मोहलत मिल गई। वो बड़ी तेजी से 2 कदम पीछे हटा और दीवार के साथ लगी मेज की दराज खोली। उसमें से चाकू मौजूद था। उसने चाकू का एक खास बटन दबाया तो वो एक झटके से खुल गया।
اس کا پھل تیز دھار اور چوڑا تھا، اس کی چمک بتا رہی تھی کہ اسے کتنی توجہ سے رکھا جاتا ہے۔ وہ یہ چاقو لے کر مکھرجی کو مارنے کے لیے لپکا جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ اس کے چہرے پر درندگی آ گئی۔ آنند نے ایک دم سے ہذیانی لہجے میں چیخا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میری بات سنو، رک جاؤ، بیوقوفی نہ کرو، وہ روح ہے اور روح کو۔ مگر اس نے میری بات نہیں سنی، اس پر خون سوار تھا۔ وہ جنونی کسی حالت میں اندھا دھند دوڑتے ہوئے راستے میں رکھی تپائی سے الجھا اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور فرش پر آ رہا۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ چاقو کا پھل اس کے سینے میں بالکل دل کے مقام پر پیوست ہو چکا تھا۔ اگر وہ چاقو ہاتھ میں لیے براہ راست نہ گرتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ نمل داس اور کلوتی سارا گوف و غم بھول کر روتے ہوئے آنند کی طرف بڑھے۔ وہ چند لمحوں کے تک تشنج کی کیفیت میں بل کھاتا رہا، فرش پر زخمی پرندے کی طرح لوٹتا رہا، ہاتھ پیر چلاتا رہا۔ پھر اس کی روح جیسے پرواز کر گئی، پھر اس کی بے جان آنکھیں چھت پر مرتکز ہو گئیں، ساکھ تو جامد ہو گئیں۔ چمپا نے ایک زوردار چیخ ماری اور غش کھا کر نسرین کے بازوں میں جھول گئی۔ اس سے یہ بھی سب کچھ دیکھا نہ گیا۔ نمل داس پر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ دہشت زدہ ہو کر کھڑکی کی طرف بھاگا۔ کلدوتی بھی دوسری سمت دوڑی، اس کی حالت بھی بڑی درگم ہو رہی تھی۔ مکھرجی اس کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے چیخ کر مکھرجی کو روکا، رک جاؤ مکھرجی، ان لوگوں کو معاف کر دو، انہیں مار دینے سے تمہارے پیارے تو واپس نہیں آ جائیں گے۔ معاف کر دوں؟ کیوں معاف کر دوں؟ نہیں، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا اپنی خوشیوں کے قاتلوں کو۔ تم دیکھ رہے ہو میری والدین کی دولت پر کیا عالی شان محل کھڑا کیا ہے۔ چندا کی زندگی میں انہیں معاف کرنے کے بارے میں سوچ سکتا تھا، مگر اب نہیں۔ اس رذیل شخص نے میری ماں کی بھی تو بے حرمتی کی۔ کیا ایسا شخص معافی کے قابل ہوتا ہے؟ بھابھی تو ایک ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ دوسرا لمحہ وہ نمل داس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ کلدوتی کمرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ نمل داس نے فرار کی راہ میں مسدود اور خود کو مجبور دیکھا تو گڑ گڑایا، مجھے معاف کر دے ستیش، مجھے معاف کر دے، میں تیرے پاؤں پڑتا ہوں۔ میں نے اپنے قریب کھڑی ہوئی نسرین کو دیکھا، وہ بری طرح لرز رہی تھی، اس کا چہرہ فک تھا۔ میں نے اس کی مدد سے چمپا کو صوفے پر لٹایا اور دوڑتا ہوا مکھرجی اور نمل داس کے درمیان حائل ہو گیا۔ مکھرجی بس کرو، بہت ہو گیا۔ تمہارے اندر اتنی درندگی کہاں سے آ گئی؟ کہاں ہے تمہاری وہ معصومیت جس کی قسمیں تمہارے ماتا پتا چندا اور سیتو رام کھاتے تھے؟ تمہاری اس معصومیت پر تو چندا مر مٹی تھی۔ شرم کرو اور ختم کرو اس خونی کھیل کو، ہوش میں آؤ، تم اندھے نہ بنو انتقام کے جنون میں۔ مکھرجی نے میری طرف غصے سے دیکھا، اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ تم میرے معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ جبار، تم نہیں جانتے میں کس کربناک اذیت سے گزرا ہوں۔ میری زندگی میں خوشیاں ہی کہاں تھیں، اس نے ساری خوشیاں تاراج کر دیں۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، ہٹ جاؤ میرے سامنے۔ اس وقت چمپا کی ماں کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں مشل تھی جس میں آگ بھڑک رہی تھی۔ جب وہ داخل ہوئی، اس کی چنگاریوں نے ایک کھڑکی کے پردے کو لپیٹ میں لے لیا۔ دوسرے ریشمی پردے سے اس کی مشل ٹکرائی تو اس میں بھی آگ لگ گئی۔ مکھرجی کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھری ہوئی تھیں۔ سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا؟ راستے سے ہٹ جاؤ۔ نہیں دوست، میں نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر تمہارے اوپر خون ہی سوار ہے تو پہلے مجھے قتل کرو۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سے بھی عزت و احترام ہے تو اس کا واسطہ دیتا ہوں، ان دونوں کو چھوڑ دو۔ اگر انتقام لینا ہی ہے تو ایسا لو کہ انہیں سبق مل جائے۔ میری بات سنتے ہی وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ چمپا کی ماں نے جس طرح سے مشل پکڑ رکھی تھی وہ غلط تھی۔ اس کی چنگاریاں اس کے کپڑوں پر پڑیں، اس کے کپڑے ریشمی تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لباس اور جسم کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ چیخیں مارنے لگی اور صحن کی طرف سراسیمگی سے لپکی تو اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی اور کھڑکی سے جا ٹکرائی۔ کھڑکی کا پردہ بھی چونکہ ریشمی تھا، اس لیے پردے نے فوراً آگ پکڑ لی۔ نمل دال غم و غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ فوراً ہی کلبوتی کی طرف دوڑا۔ کھڑکی سے آگ نے لکڑی کی دیوار کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ ہر طرف پھیل گئی۔
आग की तपश और धुएं से सांस लेना दूभर हो रहा था। मैं पानी लाने और आग बुझाने के लिए बड़ी सूरत से लपका। जब मैं सहन में पहुंचा तो कलदूती की दिलदोज चीखों की आवाजें आना बंद हो गई थी, मगर अब निमल दास की दिलखराश चीखें आसमान से बातें कर रही थीं। जब मैं पार्टी में पानी लेकर अंदर पहुंचा तो निमल दास पूरी तरह शोलों की लपेट में आ चुका था। वो अपनी बीवी की लाश के पास ही बुरी तरह तड़प रहा था। मेरे लिए वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। आखिर मेरे सामने ही वो लोगों के अस्तहाल और लूट मार से जमा की हुई दौलत के इस मकबरे के साथ जलकर खत्म हो गया। अब मेरा उस पर पानी डालना बेकार था, क्योंकि उसका किस्सा खत्म हो चुका था। मैं कुदरत के इस बेहानत इंतकाम को देख चुका था। ये सच है कि उसके हाथ देर नहीं अंधेर है। मुखर्जी नफरत और गुस्से से बेहाल हो रहा था। भगवान तूने मुझे इंतकाम नहीं लेने दिया। भगवान ये तूने क्या किया, ये तूने अच्छा नहीं किया। जब्बार भाई एकदम से हैजानी लहजे में चीखा, जल्दी से निकलें, आप चंपा को उठा लें, हवेली में हर तरफ आग फैल चुकी है। बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं था। आंखों में धुआं भर जाने से शिद्दत से जलन होने लगी और ऐसे लगता था मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने दिल ही दिल में गड़गड़ाते हुए अल्लाह को याद किया। नसरीन भी बेहोश होकर गिर चुकी थी और मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि चंपा को उठाकर 2 कदम भी चल सकूं। मुझे यकीन था कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। बेहोश होने से पहले आखिरी दफा मैंने कलमा पढ़ा और मुझे सिर्फ इतना याद रहा कि किसी ने मुझे मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले लिया था और फिर मुझे होश नहीं रहा। जब मैं बेदार हुआ तो कमरे में खुशगवार धूप फैली हुई थी। मुझे फौरन ही एहसास हुआ कि ये अस्पताल का बड़ा कमरा है। मैंने इधर उधर देखा। ये देखकर मैंने सुकून और इत्मीनान का सांस लिया कि चंपा और नसरीन भी दाएं जानब के बिस्तरों पर लेटी हुई हैं। फिर एक ख्याल के आते ही मैंने अपना जायजा लिया। मुझे ये देखकर शदीद हैरत हुई कि मेरे जिस्म पर वही लिबास है जो मैं पहनकर चंपा के यहाँ गया था। गोया मैं और मेरे कपड़े आग से महफूज हैं। वो दोनों भी महफूज रही थी। मैं गुज़श्ता वाक़यात के बारे में सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन हुआ। हम तीनों आग के शेलों में घिर चुके थे। जिंदा बचकर निकल जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगी। आयतुल कुर्सी पड़ी थी। नसरीन और चंपा गहरी नींद सो रही थी, वरना मैं उनसे दरियाफत करता। मैं सोच ही रहा था कि कमरे में नर्स दाखिल हुई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब आप अपनी तबीयत कैसी महसूस कर रहे हैं? मैंने नसरीन और चंपा की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये बताएं कि इन दोनों की तबीयत कैसी है? वो दोनों भी आप ही की तरह आग में जलने से महफूज रहीं, नर्स ने जवाब दिया। अलबत्ता जमीन पर गिरने से उन्हें कुछ मामूली किस्म की अंदरूनी चोटें आई हैं, लेकिन घबराने और परेशान होने की बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक हैं। जमीन पर गिरने से मेरे लहजे में शदीद हैरत थी। क्या उन दोनों ने छत पर जाकर छलांग लगाई थी? जबकि छत पर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कमरे में आग लगी हुई थी। किसी ने उन्हें ऊपर से फेंका था, नर्स हैरत अमीज लहजे में कहने लगी। चंपा के पड़ोस ने जो कुछ बताया वो वाकयात नाकाबिले यकीन लगते हैं। चंपा की माँ की दिलखराज चीखें गूंजने लगी तो उनके पड़ोस शरंदर बाबू मकान से बाहर आए। फिर उन्होंने हवेली से धुआं उठता हुआ देखा तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने मोहल्ले और पड़ोसियों के दरवाजों को पीट डाला। जब तक सारे लोग मिलकर आग बुझाने के लिए पहुंचे तो देखा कि सारा मकान अंदर और बाहर से आग की लपेट में आ चुका है। निमल दास मुखर्जी की चीखें गूंज रही थी। वो सुनाई देना बंद हो चुकी थी। उन सब ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा कि आप किसी गेंद की तरह बाहर फिजा में उड़ते हुए आए और सब्जाजार पर गिर गए। फिर इस तरह नसरीन और चंपा भी आकर आग के करीब गिर गईं। किसी नादीदा कुव्वत ने आप तीनों को आग के शोलों से इस तरह निकाला कि आप लोगों के जिस्म और कपड़े आग से बिल्कुल महफूज रहे। एक मोर्जा ही था। यूं कि आप और ये दोनों लड़कियां बेहोश हो चुकी थीं, इसलिए फौरन ही अस्पताल लाया गया। जब पुलिस इंस्पेक्टर हमारे बयानात लेने आया तो मैंने उससे कहा, मैं और नसरीन मिस चंपा के यहाँ दावत में गए थे। वहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। चंपा की माता खाना तैयार कर चुकी थी। एकदम से स्टोर फट गया, जिसकी वजह से उनके कपड़ों और बावर्ची खाने में आग लग गई। आनंद ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो वो भी लपेट में आ गया।
हम तीनों किसी न किसी तरह बाहर निकल आए। चंपा के माता पिता बाहर ना निकल सके, चूंकि हम तीनों बेहोश थे, इसलिए आगे का हाल कुछ मालूम नहीं। मेरे बयान की उन दोनों ने भी तायद की। इंस्पेक्टर ने उसे इत्तफाकिया हादसा करार दिया और फिर चला गया और मेरी जान में जान आई। उसने मेरे बयान पर किसी शक्को शुबा का इजहार किया और ना ही जिरा की। चंपा इस दुनिया में अकेली रह गई, उसका घर जल चुका था। नसरीन के वालिद जो अस्पताल आए थे, उन्होंने चंपा से कहा कि वो उनके साथ चल रहे और उसे नसरीन की तरह ही अपनी सगी औलाद समझेंगे। उसे हर तरह की मजहबी और समाजी आज़ादी हासिल होगी। वो किसी बात की फिक्र ना करे। वो उसके तमाम अखराजात बेशमूल तालीम के भी बर्दाश्त करेंगे। चंपा को उनकी पेशकश कबूल करने के सिवा चारा भी कोई ना था। उस दिन हमें अस्पताल से छुट्टी मिली। रात जब मैंने सोने के लिए बिस्तर पर दराज हुआ तो मुझे मुखर्जी याद आया। शायद उसने हमें आग के शोलों से निकाला था। वो इस वक्त मेरे कमरे में नमूदार हुआ। मैंने उससे पूछा, सच सच बताओ, इस आग से हमें किसने बचाया? उसने जवाब दिया, मैंने तुम्हें चंपा और नसरीन को बचाया है। वक्त बहुत बड़ा मरम है, बड़े से बड़े जख्म और घाव मंदमल कर देता है। वक्त बहुत तेजी से गुजरता चला गया। MBBS का सालाना इम्तहान हुआ। उस इम्तहान में मुखर्जी ने हर पर्चे में मेरी पूरी मदद की। जब नतीजा आया तो मसरत की इंतहा ना रही। मैं ना सिर्फ अपने कॉलेज में ही नहीं बल्कि पूरे कोमिला शहर, फैन और चटागांग में पहली पोजीशन हासिल करके तहलका मचा दिया था। ना सिर्फ कॉलेज बल्कि अपने गांव का नाम भी रोशन किया। अखबारात ने मुझे बहुत कवरेज दी। मेरी तस्वीरें और इंटरव्यू शाया किए और मुझे मुबारकबाद के खतूत भी मिले। नसरीन और चंपा भी इम्तियाजी नंबरों से पास हो गई थी। मेरी शानदार कामयाबी पर ना सिर्फ मुबारकबाद बल्कि मेरे एजाज़ में तकरीबात का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले नसरीन और चंपा ने दावत दी, फिर गांव वालों ने एक तकरीब मुनअक़द करके तोहफ़ और दवाओं से नवाजा। फिर कॉलेज और कोमिला टाउन के हाल की जानिब से एक शानदार पार्टी और शील्ड दी गई। चटागांग वालों ने भी एक ज़बरदस्त असराना दिया। अगर मुखर्जी ने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं शायद ही मुश्किल से पास होता। मैंने अव्वल आने का राज किसी को भी नहीं बताया। नसरीन और चंपा को भी मैंने एतमाद में नहीं लिया। लेकिन मुझे सबसे बड़ा एजाज़ और इनाम चंपा की तरफ से मिला जब उसने अपना बहुत ही खूबसूरत गोरे गोरे और नाजुक हाथों से मेरे गले में फूलों का हार डाला तो मेरा वजूद ही नहीं बल्कि मेरी रूह भी महक उठी थी। जब उसने मुबारकबाद के अल्फाज अदा किए तो मेरे कानों में जैसे किसी ने बहुत सारे सर जगा दिए। हर सर बड़ा मदर मुदर सा था। उसके चेहरे की सुर्खी ने उसके हुस्न को और निखार दिया। नया रंग रूप और दिलकशी थी। मुझे चंपा से मोहब्बत हो गई थी। अगर वो तन्हाई में मुबारकबाद देती और मेरे गले में फूलों का हार डालती तो मैं जज्बाती हो जाता और उसके होंठों की सारी मिठास अपने होंठों में जज्ब कर लेता। मैं उसे अपनी नज़रों से दूर नहीं रख सकता था। वो जब भी मुझे देखती बहुत खुश हो जाती, जैसे मैं बरसों की जुदाई के बाद आज ही आया हूँ। उसकी ये सरशारी देखकर जैसे भी मैं सरशार हो जाता और मेरे दिल के किसी कोने में एक सरगोशी सी होती। मैं कहता, चंपा तुम जन्नत से चुराया हुआ फूल हो। उस फूल की खुशबू से मेरा वजूद ही नहीं बल्कि सारी फिजा महक रही है। अगर मैं उसे एक दिन ना देखूं तो मेरे दिल की अजीब सी हालत हो जाती। लेकिन मैं इस बात की कोशिश करता कि इससे ज़्यादा उसका सामना ना हो। गोमिला शहर के एक सरकारी अस्पताल में हम दोनों हाउस जॉब करने लगे। ये लाजमी था। वो अस्पताल आती तो सफ़ेद साड़ी और सफ़ेद ही बालौस में मलबूस होती थी। इस सफ़ेद लिबास में वो किसी आसमानी हूर की तरह दिखाई देती। उसके चेहरे पर जो नरमी, मासूमियत और शफकत सी होती वो मरीज़ों की आधी बीमारी को ख़त्म कर देती। वो मरीज़ों का बड़ा ख्याल और फिक्र करती। एक मिनट के लिए भी सुकून से नहीं बैठती, अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं रहती। यही जज्बा नसरीन में भी मौजूद था। अस्पताल में हाउस जॉब की वजह से हम दोनों बहुत तेज़ी से एक दूसरे के करीब आ गए।
गोया कि वो मेरे दिलो दिमाग पर छा गई। मेरे मन के नहाल खाने में उसकी तस्वीर आवीज़ा थी। इसके बावजूद मैं एक लम्हे के लिए मरीज़ों से गाफिल नहीं रहता, मरीज़ों की खिदमत को अव्वलीन तरजीह देता और अपने फ़र्ज से एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं की थी। हम दोनों की मुलाकातें चाय की मेज़ पर या राउंड के दौरान हो जाती। मैंने कभी भूले से भी इस बात की कोशिश नहीं की कि उसके सामने किसी हीले बहाने से जाऊं, उससे बातें करूं। मैं पहले डॉक्टर था, मरीज़ अहम थे, फिर चंपा थी। नसरीन को शायद इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। आखिर क्यों ना हो, मोहब्बत मुश्क की खुशबू की तरह होती है, वो चारों तरफ फैल जाती है। इसके बावजूद मैंने कभी चंपा से तन्हाई में मिलने और बात करने की कोशिश नहीं की और ना चाय पीने के लिए कैंटीन में मदऊ किया। गो कि वो एक हिंदू लड़की थी। हिंदू घरों का माहौल मुसलमान घरानों के माहौल से यकसर मुख्तलिफ होता है, लेकिन उनकी औरतों में भी शर्मो हया होती है। गांव में तो इस बात का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। हम दोनों के दरमियान अस्पताल में या घर वापस जाते वक्त जो गुफ्तगू और तबादला ख्याल होता, वो मरीज़ों और सीनियर डॉक्टरों और उनके मजाजों और उनकी सियासत के बारे में होता था। बाद औकात लाइब्रेरी में हम दोनों को तन्हाई मिल जाती, लेकिन कभी मेरी ज़ुबान पर दिल की बात नहीं आई। हम दोनों अपनी अपनी जगह इस बात को साफ महसूस कर रहे थे, हमारे दरमियान समाज की नहीं मज़हब की दीवार खड़ी है, जिसे गिराना हमारे बस की बात नहीं। ख़ास तौर पर मुझे अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र था। किसी तरह भी अपना मज़हब छोड़कर चंपा को अपनाने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। मेरी ख्वाहिश थी कि चंपा मुसलमान हो जाए और जो हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं, लेकिन मैं जबरो ज़्यादती से मुसलमान बनने पर मजबूर नहीं कर सकता था। नसरीन ने भी इस बात की बहुत कोशिश की कि हमारे मज़हब की तरफ उसका रुझान हो जाए। चंपा उसके यहाँ रह रही थी, इसलिए उसके कहने और मशवरों से चंपा ने दीनी किताबों, ख़ास तौर पर कुरान मजीद और तफसीर का मुताला शुरू किया। मेरे और चंपा के दरमियान मज़हब के मौजू पर कई मरतबा गुफ्तगू हुई और मुझे एहसास हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता अक्ली और शअूरी तौर पर इस्लाम की हक़ानियत की कायल होती जा रही है। ज़ाहिर है ये बात मेरे लिए इंतहाई मसरूर कुन थी। एक शाम मैं नसरीन के यहाँ मदऊ था। नसरीन हम दोनों को तन्हाई में बातें करने का मौका देने के लिए दानिस्ता उठ गई। चंपा ने दबे अल्फाज में ये भी तस्लीम कर लिया कि अगर उसके ख्यालात इस्लाम के बारे में यकसू हो गए तो जिसकी उसे पूरी तवक्का है, फिर वो मेरे साथ शादी करने पर तैयार हो जाएगी। उस रात खुशी के मारे मुझे देर तक नींद आई और मैं ना जाने कैसे कैसे खुशकन तसव्वुरात में गुम होकर जागता रहा। लेकिन अभी उस गुफ्तगू को 2-3 दिन ही गुजरे थे कि मैंने चंपा के तर्ज अमल में कुछ तब्दीली महसूस की। अब वो अस्पताल में मेरे सामने आने या मुझसे बातें करने से गुरेज करने लगी। वो कैंटीन में आती तो और लड़कियों के साथ किसी बहाने से बैठ जाती। नसरीन ने 2-1 मरतबा पिकनिक का प्रोग्राम बनाया तो उसने शरीक होने से माजरत की और बिला वजह के अज़र पेश किए तो मुझे शक होने लगा कि ज़रूर कोई ऐसी ख़ास बात है जिसने उसके तर्ज अमल में नुमाया तब्दीली की है। मैंने कई मौका पर इस बेइतनाई और बेरुखी की वजह जानने की कोशिश की, मगर वो हर मरतबा खूबसूरती से टाल जाती। नसरीन ने भी इस बेरुखी को महसूस किया। एक रोज़ मैंने नसरीन को कैंटीन में देखा। उसके साथ चंपा नहीं थी, कोई ऑपरेशन हो रहा था। वो लेडी डॉक्टर ज़ाहदा गनी के साथ ऑपरेशन थिएटर में थी। मैंने मौका गनीमत जाना, उसे एक अलग मेज़ पर ले जाकर उससे पूछा, नसरीन सच सच बताओ क्या बात है, चंपा मुझसे खिंची खिंची क्यों रहने लगी है? आप यकीन करें जब्बार भाई, मुझे खुद नहीं मालूम। मैं खुद भी देख रही हूँ और महसूस कर रही हूँ। मैं तो समझी कि शायद आप उसे किसी वजह से लिफ्ट नहीं दे रहे, इसलिए वो रोज़ रोज़ और अलग थलग सी रहने लगी है। मैं खुद आपसे इसकी वजह मालूम करना चाहती थी, लेकिन आपने अपनी तरफ से बात साफ कर दी। क्या तुमने उसे कभी नहीं टटोला? वो तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारी गहरी सहेली है और तुम उसकी मौसन हो। वो तुमसे कोई बात छुपाने से रही, इसलिए कि उस दुनिया में तुम्हारे सिवा अब उसका है भी कौन। मैंने उसे मुतअद्दिद बार गैर महसूस अंदाज से दरियाफ्त किया। उसका एक ही जवाब होता, ऐसी तो कोई बात नहीं।
जच्चा वार्ड में ड्यूटी की वजह से इस कदर मसरूफ रहती और थक जाती हूँ, इसलिए मैं किसी से ठीक से मिल और बात नहीं कर पाती। असल बात ये नहीं है नसरीन, वो दानिस्ता तुमसे कुछ छुपा रही है। शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि उसकी ये गलतफहमी दूर कर दूँ। ये किस तरह हो सकता है? आप ऐसा करें, शाम के वक्त मेरे घर आ जाएं। नसरीन की तजवीज़ मुनासिब थी, इसके सिवा और कोई सूरत भी नहीं थी। चंपा को मेरे आने की तवक्का नहीं थी, इसलिए वो परेशान हो गई थी। उसने जुबान से कुछ नहीं कहा। नसरीन ने मुझे चंपा के कमरे में बिठाया, चाय बनाकर ले आई। चाय बनकर आने तक चंपा खामोश रही, उसने मुझसे कोई बात नहीं की। नसरीन ने जल्दी से अपनी चाय खत्म की और उठ खड़ी हुई। जब्बार भाई, आप चंपा से बातें करें, मैं 2-1 सहेलियों को टेलीफोन करके अभी आती हूँ। नसरीन इतना कहकर कमरे से निकल गई। चंपा कोई बच्ची नहीं थी जो इतना भी ना समझती कि नसरीन हम दोनों को तन्हाई में बात करने का मौका दे गई है। इसलिए वो चंद लम्हों के बाद उठी और कुछ कहे बगैर जाने लगी तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। चंपा सुनो, मैं तुमसे कुछ बातें करने आया हूँ, प्लीज़ आप मुझे जाने दें। नहीं चंपा, मैंने उसका बाजू नहीं छोड़ा। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मिस्टर जब्बार, वो बड़ी बेरुखी से बोली, आप मुझे किसी बात के लिए मजबूर और परेशान नहीं कर सकते। उस लम्हे जाने मुझे क्या हुआ, मैं खुद पर काबू ना पा सका। मैंने चंपा को करीब करके बाजुओं की गिरफ्त में ले लिया और उसके चेहरे पर झुक गया। पहले तो उसका नाजुक सा बदन कसमसाया, उसने मेरे बाजुओं का हल्का तोड़ने की कोशिश और मज़ाहमत की, फिर उसने सुपर डाल दी। फिर उसने अपने आप को जैसे मेरे रहमो करम पर छोड़ दिया। उसमें खुद सुपुर्दगी और वाहलानापन सा आ गया। थोड़ी देर बाद मैं उसे बड़े सोफे पर लेकर बैठ गया। फिर मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी पुश्त को चूमा और आंखों से लगाया और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, चंपा, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी इस बेरुखी के तर्ज अमल से मुझ पर कैसी क़यामत टूट पड़ी है। मेरी रातों की नींद और दिल का चैन सुकून हराम हो गया है। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें मेरे सर की कसम चंपा, मुझसे अनजाने या दानस्तगी में कोई गलती सरजद हो गई है तो मुझे साफ साफ बता दो, वरना किसी को उसका जुर्म सुनाए बगैर सजा देना कहाँ का इंसाफ है। बताओ चंपा, मेरा जुर्म क्या है? उसने मेरा हाथ अपने हाथ गैर महसूस अंदाज से छुड़ाया। फिर उसने अपने बाल और लिबास की शिकनें दुरुस्त की। फिर वो नीची नजरें करके सरगोशी में बोली, ऐसी कोई बात नहीं है चंपा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुमने मेरी गलतफहमी दूर नहीं की तो फिर मैं दरिया में कूद कर खुदकुशी कर लूँगा। चंपा ने तड़प कर मेरा मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा ना कहें। फिर वो मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। चंद लम्हों के बाद वो सिसकियों के दरमियान रुंधी हुई आवाज़ में ठहर ठहर कर कहने लगी, कोई 10-12 दिनों से मेरे साथ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं। आपको शायद इस बात का इल्म है और मैं आपको बता चुकी हूँ कि नसरीन के घर वालों ने मुझे एक अलहदा कमरा दे रखा है और मैं उस कमरे में तन्हा होती हूँ और मेरी इजाज़त के बगैर कमरे में कोई नहीं आता। कोई 12 दिन पहले की बात है कि अचानक गहरी नींद से मैं बेदार हो गई। कमरे में हल्का सब्ज रंग का बल्ब जल रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में जैसे मेरे अलावा कोई और भी है। ये एहसास होते ही मेरे सारे बदन पर सर्द लहर दौड़ गई और रगों में लहू मंजमद हो गया। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने उसे अपना वहमा समझकर झटने की कोशिश की, लेकिन ये वहमा नहीं, क्योंकि दफ्तर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास आकर बैठ गया हो। मैं डर के मारे जल्दी से उठने लगी, मगर कुछ नादीदा हाथों ने मुझे ज़बरदस्ती बिस्तर पर लिटा दिया। उन हाथों में बला की ताकत थी, उनमें लोहो की सी सख्ती थी। फिर वो हाथ दस्त दराजी करने लगे और फिर मुझे यूं महसूस हुआ कि वो मेरे बराबर ही लेट गया है। मैं उसका जिस्म ठोस महसूस कर रही थी, मगर कुछ नज़र नहीं आया। दूसरी तरफ उस नादीदा हस्ती की दस्त दराजियाँ जारी थी और मैं अपने पूरे जिस्म पर उसका हाथ महसूस कर रही थी। फिर उसने मुझे बेलबास करने की कोशिश की तो मैंने तड़प कर खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कर लिया और दरवाजे की तरफ कूंदा बनकर लपकी, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया।
फिर उस कमरे में नीलगो रोशनी नमूदार हुई। उस रोशनी का नमूदार होना था कि मुझे अपने ऊपर एक भारी बोझ उठता हुआ महसूस हुआ। दूसरे लम्हे कमरे का दरवाजा आप ही आप खुला और फिर बंद हो गया। नीलगो रोशनी कुछ देर तक नजर आती रही और उसके बाद वो भी गायब हो गई। चंपा ने तवक्कुफ करके मेज पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और उसे एक ही सांस में खाली करने के बाद कहने लगी। इसके बाद अगरचा वो सुबह तक खौफ के मारे जागती रही, मगर फिर कुछ ना हुआ। लेकिन हर लम्हा एक अनजाना सा धड़का लगा रहा कि फिर वो नादीदा हस्ती कमरे में आकर दस्तराजियां कर सकती है, हद से तजावुज कर सकती है, और खौफ से सुबह तक नींद नहीं आई। इस वाक़े के बाद रात को मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोल कर सोती रही। वो 2-4 दिन खैरियत से गुजर गए। फिर 5वें रात को फिर वही वाक़या पेश आया, और जब से हर तीसरे चौथे दिन कोई नादीदा हस्ती मुझे परेशान कर रही है। लेकिन अब सिर्फ फ़र्क इतना हुआ है कि वो तकरीबन 1 घंटे तक मुझे इस तरह परेशान करने के बाद, इससे कबल कि वो कोई मज़मूम हरकत या हद से तजावज़ करे, मुझे छोड़कर चली जाती है। तुमने ये सब कुछ नसरीन को बताया? क्या उसे इन वाक़यात का इल्म है? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। आप पहले शख्स हैं जो आपको मैं बता रही हूँ। तुमने नसरीन को किस लिए और क्यों नहीं बताया? मैंने मुतअज्जब नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्या इसमें कोई कबाहत थी? मैं अब तक नसरीन को इस खौफ से नहीं बताया कि वो कहीं उल्टा मेरा मजाक ना उड़ाने लगे, या फिर वो मेरे किरदार के बारे में शक व शुबे में मुब्तला ना हो जाए। इस वजह से मैंने ये सोचना शुरू कर दिया। मैं चंपा की जुबानी ये हालात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। जो पहला ख्याल मेरे जहन में आया वो तमाम शरारत मुखर्जी की मालूम होती थी। वो चंपा की जान लेने से पहले उसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था, या मुमकिन है वो सब कुछ उसके इरादे से कर रहा हो कि जब मुझे इस हालात का इल्म हो तो मैं चंपा से बदजन और बदगुमान हो जाऊं और उसे अपने काबिल ना समझूं, मगर मुखर्जी के इंतकाम में मज़ाहमत करने का ख्याल तर्क कर दूं। लेकिन मैंने अपना ये ख्याल चंपा पर ज़ाहिर नहीं होने दिया कि कहीं वो और खौफजदा ना हो जाए। फिर मैंने उसे तसल्ली दी, तुम घबराओ नहीं, परेशान या हरासा ना हो। मैं किसी मुसलमान बुजुर्ग से मिलकर इस शैतान हस्ती को ख़त्म करने या उसे भगाने के सिलसिले में मशवरा करूँगा। और ये कि हमें इतना इत्मीनान तो होना चाहिए कि कोई और ताकत भी तुम्हारी हिफाजत कर रही है, वरना वो नीली रोशनी नमूदार ना होती जिसे देखते ही वो शैतानी हस्ती तुम्हें छोड़कर भाग गई, और उस दिन के बाद उसने तुम्हें परेशान करने की सिवा बेहुरमती की कोशिश नहीं की। मेरी बातों से चंपा को इत्मीनान हुआ और वो फिर से मेरे सीने से लग गई। थोड़ी देर तक मैं उसकी आंखों में झांकता रहा और मोहब्बत भरे बोल उसके कानों में टपकाता रहा। फिर नसरीन आ गई। वो चाय बनाकर ले आई। थोड़ी देर तक बातें करते रहे। नसरीन ने उसकी खुशी में कि मेरी गलतफहमी दूर हो गई और चंपा के तर्ज अमल में फिर से मोहब्बत पैदा हो गई है, रात के खाने पर रोक लिया। खुद को चंपा की ख्वाहिश पर मैंने नसरीन को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। आखिर रात 10 बजे मैं चंपा को मुस्कुराता और खुश छोड़कर वापस आ गया। उसका खौफ बड़ी हद तक दूर हो चुका था। दूसरे दिन मैं अस्पताल ड्यूटी पर पहुंचा तो नसरीन से मुलाकात हुई। वो मुझे ही तलाश कर रही थी और राउंड करके आई थी। उसे देखकर मैं बड़े जोर से चौंका। वो चेहरे से बड़ी फिक्रमंदी और परेशान मालूम होती थी। मुझे अलग ले जाकर उसने सरगोशियों में बताया कि चंपा आज अस्पताल काम पर नहीं आई। उसने मुझे फौरन घर बुलाया है। मैं कुछ परेशान सा उसके साथ उसके घर में रवाना हो गया। नसरीन की बातों से अंदाजा हुआ कि चंपा को रात बहुत ही अजीबोगरीब हादसे से 2-4 होना पड़ा। हत्ता कि चंपा ने नसरीन के मजबूर करने पर उसे भी गुज़श्ता वाक़यात के बारे में बता दिया था। मैंने पूछना चाहा कि आखिर रात ऐसा क्या गैर मामूली वाक़या पेश आया, लेकिन नसरीन ने कहा कि तुम चंपा से पूछ लेना। नसरीन के घर पहुंचकर मैं चंपा के कमरे में दाखिल हुआ तो वह बिस्तर पर पड़ी हुई घुट घुट कर आंसू बहा रही थी, और नसरीन की मौजूदगी की परवाह किए बगैर वो मुझे देखकर मुझसे लिपट गई। जब्बार खुदा के लिए आप मुझे किसी तरह इस शैतान सतेश मुखर्जी से बचा लें, वरना मैं हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाऊंगी। अगर आपने मुझे इस मरदूद के हाथों से नहीं बचाया तो फिर मेरे लिए जहर खाकर अपनी जान देने के अलावा कोई चारा नहीं। मैंने देखा कि उसके रेशमी स्याह बाल चेहरे, शाने और पुश्त पर बेतरतीबी से बिखरे हुए हैं और उस पर शिकने पड़ी हुई थीं। आंखें मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख थीं, बल्कि सूजी भी हुई थी।
कल रात मैं बेमुश्किल 1 घंटा ही सोई होंगी कि एक बार फिर मेरी आंख खुल गई। फिर मैंने महसूस किया कि वो पुरइसरार हस्ती मेरे करीब ही बिस्तर पर लेटी हुई हस्बे मामूल दस्त दराजियों में मसरूफ़ है। मैंने अपने आप को उसकी गिरफ्त से निकालने की बड़ी कोशिश और जद्दोजहद की, मगर बेकार। शराब के मुसलसल उठने वाले भभकों से मेरी तबीयत मतलाने लगी, और दूसरी तरफ उसी शैतान का इरादा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। उस पर एक जनून सवार था और मुझे एक वहशी भूखे दरिंदे की तरह भंबोड़ रहा था। मैं उसके हाथों खिलौना बनी हुई थी। मेरी मज़ाहमत और उसकी मनमानियों को रोक नहीं पा रही थी। करीब था कि वो अपने घनौने इरादे में कामयाब हो जाता, और सिर्फ एक पल की ताख़ीर होती तो मेरा शरीर और वजूद दागदार हो जाता। उस रात की तरह मैंने फिर एक नीलगों रोशनी को कमरे में नमूदार होते देखा। इस मर्तबा वो रोशनी इतनी तेज थी कि अचानक मैंने उस रोशनी में मुखर्जी को नमूदार होते हुए देखा। फिर मैं जैसे उसके बोझ और गिरफ्त से आज़ाद हो गई और उछलकर पलंग से उठी। उधर सतेश मुखर्जी भी कुछ घबराया हुआ था। अचानक मैंने देखा कि उस रोशनी ने भी इंसानी हैबत इख्तियार कर ली। वो कोई बहुत ही बड़े और पाए के बुजुर्ग थे। उनके सर और दाढ़ी के बाल काले नहीं, बल्कि पलकों और भुवें के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे, और उन्होंने सब्ज़ रंग की अबा पहन रखी थी। सर पर सफ़ेद अमामा बांध रखा था। एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे हाथ में तस्बीह लटक रही थी। उन्हें देखते ही सतेश मुखर्जी तहज़ीर ज़दा लहजे में कहा, बुजुर्ग साहब आप। उसे जैसे यकीन नहीं आया। हाँ मैं। उन्होंने सतेश मुखर्जी को कहरज़दा नज़रों से घूरते हुए बड़े करख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में भी तुम्हें बहुत समझाया था कि तुम इंतकाम लेने के अंधे जुनून में अपने आप को शैतानी चक्कर के हवाले ना करो। अपना मामला खुदा के सपुर्द कर दो। वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, मगर तुम नहीं माने। बहरहाल तुमने अपनी रूह के लिए अजाब मोल ले लिया। इसके जिम्मेदार तुम खुद हो और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इंतकाम के अंधे जोश में अपनी निमलदास और उसके बेगुनाह बेटे का इंतकाम लेकर तुम्हारा जी नहीं भरा कि अब इस मासूम लड़की के पीछे पड़ गए। मैंने पहली रात ही तुम्हें खबरदार किया था, और तुम समझदार होते तो जान जाते कि खुदा की मशीयत इस मासूम लड़की को तुम्हारे हवसनाक इंतकाम की भीड़ चढ़ने नहीं देना चाहती। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। आइंदा इधर का रुख मत करना। बुजुर्ग साहब आप जानते हैं इस लड़की के बाप निमल दास ने मेरे वालदैन सीतूराम चचा और मेरी बीवी शांति के साथ क्या सलूक किया। क्या वो सब बेगुनाह न थे? सतेश मुखर्जी ने जवाब दिया। बहरहाल अब इन बातों का वक्त गुजर चुका। मैंने काली माता की सौगंध खाई है, और काली माता ने मुझे इस सौगंध को पूरा करने के लिए दोबारा जिंदगी दी है। अब मैं इंतकाम लेकर रहूंगा। तुम्हारी काली माता शैतान के एक दूसरे रूप का नाम है। तुम शुरू से अब तक उस कमीने शैतान के हाथों खिलौना बने हुए हो। उस पर लानत भेजो और उसकी अता करदा शैतानी कुव्वत उसे वापस कर दो। हो सकता है खुदाए बुजुर्गो बरतर तुम्हारी जहालत और नादानी के सबब तुम्हें माफ़ कर दे। अब ये नामुमकिन है बुजुर्ग साहब। सतेश मुखर्जी बड़े मजबूत लहजे में बोला। इस रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि वापसी मुमकिन नहीं। मैं अपना फैसला बदल नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो अच्छी तरह सुन लो कि अल्लाह ने इस लड़की की हिफाजत मेरे सुपुर्द की है। बुजुर्ग साहब ने करख्त लहजे में कहा, तुम्हारी कोई शैतानी कुव्वत इसका बाल तक बीका नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। वो फैसला कौन लहजे में बोला। आप इसे बचाने की कोशिश करें। मुझसे हो सकेगा तो उससे इंतकाम लूंगा। इतना कहकर सतेश मुखर्जी कमरे से गायब हो गया। उसके बाद वो बुजुर्ग मेरी तरफ मुखातब हुए। बेटी अगर तुम इस शैतान से मुस्तकिल तौर पर निजात हासिल करना चाहती हो तो खुदा और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। तुम अब तक सलाम का काफ़ी मुताला कर चुकी हो और मुझे यकीन है कि तुम्हारा कल्बो ज़मीर को ये इत्मीनान हो गया होगा कि इंसान की सलामती निजात का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वही रास्ता जो उसने अपने महबूब पैगंबर के ज़रिए क़यामत तक के लिए दुनिया के तमाम इंसानों के सामने वाज़े कर दिया है। ये कहकर वो बुजुर्ग मेरी नज़रों से गायब हो गए। मैंने वो चादर निकाल फेंकी जो मैंने जिस्म के गिर्द लपेट ली थी, क्योंकि मेरा लिबास बड़ा बेतरतीब और बेजहजाब सा हो रहा था। मैंने जल्दी से लिबास और बाल दुरुस्त किए और उस वक़्त नसरीन के कमरे में जाकर उसे जगाया और फिर उसे तमाम हालात बयान किए। लेकिन उन बुजुर्ग की तसल्ली और तशफी के बावजूद न जाने क्यों मुझे इस बात का यकीन नहीं कि मैं उस शैतान मुखर्जी के हाथों से
अपनी इज्जत और आबरू बचा सकूंगी, क्योंकि मैंने अपने भाई को अपनी आंखों से इंतकाम का निशाना बनते देखा है। मैंने देखा है कि वो किस तरह उसने अपनी पुरअसरार ताकत से काम लेकर हमारे घर को आग के शोलों में झुलस दिया, और वो इस आग में मेरी माता और पिता भी जलकर राख हो गए। अब मुझे डर है कि अब मेरी बारी है और मैं किसी भी तरह से उससे बच नहीं सकती। चंपा फिर रोने लगी। मैंने उसे बहुत समझाया और उससे कहा कि वो बुजुर्ग के कहने पर अमल करे, मुसलमान हो जाए, फिर कोई शैतानी कुव्वत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन इस्लाम की हकानियत की कायल होने के बावजूद चंपा को अपना आबाई धर्म छोड़ने पर तरद्दुद हो रहा था, और मैं उसे मजबूर करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि हमारे मजहब में किसी को मजहब तब्दील करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आखिर उसने कहा कि वो इस सिलसिले में कुछ सोचने की मोहलत चाहती है, बशर्ते कि मुकद्दी उससे पहले उसे खुदकुशी पर मजबूर ना कर दे। मैंने उसे फिर समझाया कि आखिर वो क्यों और किस लिए मुकद्दी से इस कदर खौफजदा है, जब बुजुर्ग साहब उसकी जान और इज्जत और आबरू की हिफाजत का जिम्मा ले चुके हैं। मुकद्दी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो कुछ कर सकता होता तो बुजुर्ग साहब के सामने से यूं फरार ना होता। मेरे और नसरीन के समझाने पर चंपा को इत्मीनान हो गया। ताहम मैंने उससे कहा कि जब तक वो ईमान लाने का फैसला नहीं कर सकती, ता वक्त घर से ना निकले और अस्पताल ना आए। अस्पताल वालों को उसकी छुट्टी की दरख्वास्त दे दी जाएगी। दिन यूं ही गुजरते गए। चंपा खुद को ईमान लाने पर आमादा ना कर सकी, लेकिन दीनी किताबों का मुताला वो बड़ी बाकायदगी से और बड़ी दिलचस्पी से कर रही थी। 1 महीने का अरसा हो गया, लेकिन मुकद्दी ने कभी आकर फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो अब उसका डर जाता रहा। एक रोज वो कॉलेज आई। थोड़ी देर बाद ही राउंड में जाने की बजाय वो बाहर जाने लगी। मुझे बड़ी हैरत हुई। वो राउंड पर जरूर जाती थी, कभी उसने मिस नहीं किया था। मैंने बाहर निकलकर उसे आवाज दी, मगर या तो उसने सुना नहीं या फिर उसने जवाब देने की जरूरत नहीं समझी, और उसी रफ्तार से वो अस्पताल के बैरूनी गेट की तरफ बढ़ती चली गई। मैं भी उसके पीछे लपकता जा रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि फासला कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था। अचानक मैंने गौर से देखा तो कुछ यूं महसूस हुआ कि जैसे वो जमीन पर ना चल रही हो, बल्कि हवा में तैरती हुई जा रही हो। अभी मैं उसके कोई पीछे 50 कदम पर था कि वो अस्पताल से बाहर निकल गई। मैंने देखा कि गेट के दीवार के पास एक बहुत ही शानदार किस्म की गाड़ी खड़ी हुई थी। चंपा ने उसका दरवाजा खोला जैसे ये उसकी अपनी गाड़ी हो, फिर वो अगली सीट पर बैठकर स्टीयरिंग व्हील संभाल ली। मुझे शदीद हैरत हुई, ना सिर्फ उस गाड़ी के बायस बल्कि इस वजह से भी कि चंपा को गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आती थी। मगर इस वक्त उसने किसी माहिर ड्राइवर की तरह गाड़ी स्टार्ट की, और मैं जब तक गाड़ी के करीब पहुंचा वो तेजी से आगे बढ़ चुकी थी। उसकी ये कैफियत देखकर फौरी तौर पर मेरे जहन में यही शुबा पैदा हुआ कि ये भी गालबन मुकद्दी की कोई शरारत है। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा, एक खाली ऑटो आ रहा था। मैंने उसे इशारे से रोका और रोकते ही उसमें सवार हो गया और उससे कहा कि इस गाड़ी का ताक़ुब करो। ड्राइवर ने भी चौंके चंपा को देख लिया था। वो ये समझा कि मैं उस हसीन लड़की के चक्कर में हूँ। वो मशकूक हो गया था। मैंने 10 का नोट उससे के हाथ पर रखा और उससे कहा कि इस गाड़ी में मेरी अजीजा है, मैं उसे रोकना चाहता हूँ। फिर क्या था, वो दूसरे लम्हे रक्षा उस गाड़ी के ताक़ुब में हवा से बातें करने लगा। जल्द ही मुझे अंदाजा हुआ कि गाड़ी का रुख काली देवी के मंदिर की तरफ है। अब इस बात में कोई शको शुबा नहीं रहा कि ये हरकत मुकद्दी के अलावा किसी और की नहीं। मैंने रक्षा ड्राइवर से कहा कि वो और तेज रफ्तार करके रक्षा गाड़ी से आगे निकाल ले, लेकिन वो नाकाम रहा। गाड़ी की रफ्तार आप ही आप तेज हो जाती थी। फिर एक जगह रक्षा बंद हो गया और उसमें कोई खराबी पैदा हो गई और वो गाड़ी नजरों से गायब हो चुकी। मैंने रक्षा वाले को 10 रुपए दिए और मंदिर की तरफ भागना शुरू कर दिया। 1 मील की मसाफत तेज दौड़ते हुए तय करने में 10-12 मिनट लग गए। मेरा दिल ये ख्याल करके घबरा रहा था कि खुदा जाने उस 10 मिनट में उस पर क्या गुजर चुकी होगी। जब मैं मंदिर पहुंचा तो गाड़ी नजर नहीं आई। मैं शशोपन में मुब्तला हो गया कि चंपा यहाँ आई या वो किसी और जगह चली गई। फिर मैंने सोचा कि अब जब के यहाँ तक आया हूँ तो क्यों ना एक नज़र मंदिर के अंदर भी झांक लूँ। रहा गाड़ी का ना होना, मुकद्दी ने उसे इसी तरह गायब कर दिया होगा जिस तरह से उसे हासिल किया था।
ये अल्लाह की मेहरबानी थी कि मैंने सही फैसला किया, क्योंकि मंदिर में घुसते ही मुझे जो मंजर दिखाई दिया, चंपा बेलिबास से बेनियाज काली देवी के बुत के सामने नाच रही थी और करीब मुखर्जी खड़ा उसे घूर रहा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी जिसे वो हर दूसरे लम्हे होंठ से लगाकर 2-3 घूंट भरता और चंपा की तरफ देखने लगता, यहाँ तक कि बोतल खाली हो गई और फिर उसने बोतल बेपरवाही से एक तरफ फेंक दी और झूमता हुआ चंपा की तरफ बढ़ा। खबरदार मुखर्जी, मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए हज़ियानी अंदाज में चीखा, रुक जाओ। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुझे पहचानते ही उसने एक बुलंद कहका लगाया, तो तुम भी आ गए, चलो अच्छा ही हुआ। अब मुझे आखिरी मुलाकात के लिए तुम्हारे पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और फिर तुम ये भी देखोगे कि मैं इस हसीन और नौजवान लड़की से इंतकाम किस तरह लेता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। मैं और आगे बढ़ा। चंपा मेरी आवाज़ सुनकर नाचते नाचते रुक गई और मुझे इस तरह देख रही थी जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैं समझ गया वो इस वक्त पूरी तरह मुखर्जी के ज़ैरे असर है। मोहब्बत का पाक जज्बा उस ताकत के खिलाफ नबर्दे आजमा है, लेकिन बज़ाहिर उसके जीत जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता था। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो जब्बार, जबकि वो बुजुर्ग साहब भी कुछ ना बिगाड़ सके। मुखर्जी ने और मकरू कहका लगाया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे एक खास वक्त का इंतज़ार है। बुजुर्ग साहब ने मुकद्दस अल्फाज से चंपा के गिर्द जो हिसार कायम कर दिया था वो उसकी नापाकी की हालत में नहीं रह सकता। चुनाचा जैसे ही उसकी ये हालत शुरू हुई, मैंने अपना दाम फैलाया और चंपा के किसी पके फल की तरह मेरे आगोश में आ गिरी। ये तुम देख रहे हो ना। अगर ये बात है तो तुम इस हिसार के बांधे जाने से पहले क्यों ना इस पर काबू पा सके। उस वक़्त मैंने अपनी ताकत हासिल करने की कोशिश ही नहीं की, मुखर्जी ने जवाब दिया। मेरा ख्याल था कि अगर मैं चंपा के अंदर के देवता को जगाने में कामयाब हो जाऊं तो वह बखुशी अपने आप को मेरे हवाले कर देगी, मगर मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। तुम्हारे मोहब्बत की वो ऐसी असीर हुई कि मैं अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा। ये तो तुम अब भी उससे उसकी खुशी और मर्जी के बगैर काबू में नहीं ला सकते। मजबूरी है। मुखर्जी ने बेपरवाही से शाने उचकाए। काली माता ने मुझे जो मोहलत दी थी वो ख़त्म हो रही थी और उसके ख़त्म होने से पहले ही इंतकाम की आग मैं सर्द करना चाहता था। मैंने लपक कर चंपा का हाथ पकड़ लिया। चंपा, मैंने उसे झंझोड़ा, तुम अब भी चाहो तो इस मरदूद से निजात हासिल कर सकती हो। एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे हाथ के लमस ने उसकी पुरइसरार ताकत के सहर को ख़त्म कर दिया हो। वो कैसे? उसने यूं पूछा जैसे कोई नशे की हालत में बोल रहा हो। मैं जो कुछ कहूँगा उसे मेरे साथ दोहराती जाओ, मैंने तेजी से कहा। पहले अपना लिबास पहनो। उसने जल्दी से करीब पड़ा हुआ अपना लिबास पहना। जब्बार, मैं कहता हूँ अगर तुम्हें अपनी सलामती अजीज है तो इसका हाथ छोड़ दो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मेरी नफरत और गुस्से की आग तुम्हें भी जलाकर भस्म कर देगी। मैंने मुखर्जी की बात और धमकी का कोई असर नहीं लिया और अपनी तमाम तर तवज्जो चंपा पर मरकूज कर रखी थी। उसका हाथ मैंने अभी तक थाम रखा था। कहो चंपा, कहो, मैंने इजलत से कहा और कलमा शहादत पढ़ने लगा। मैं ये बात जानता था कि अगर चंपा इस लम्हे ईमान ले आए तो मुखर्जी उसका बाल तक बीका नहीं कर सकेगा। वो तेजी से आगे बढ़ा। उधर चंपा के होंठ हिले और उसने जैसे किसी नामालूम ताकत के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए मेरे साथ कहे हुए मुकद्दस अल्फाज दोहराने शुरू कर दिए। मुखर्जी पीछोताब खाता हुआ तेजी से आ रहा था। इससे पहले कि उसका हाथ चंपा तक पहुंचता वो कलमा मुकम्मल कर चुकी थी। मुखर्जी के हाथ को यूं झटका लगा जैसे उसका हाथ बिजली की नंगी तार पर पड़ गया हो। वो घबरा के पीछे हटा और फिर उसी लम्हे मैंने देखा कि एक बुजुर्ग हस्ती जिनके पुरनूर चेहरे से जलाल टपकता था हमारे और मुखर्जी के दरमियान हाइल हो चुकी थी। मैं समझ गया ये वही बुजुर्ग हैं जो चंपा की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। मैं उस मुबारक लम्हे का मुंतजिर था। उन्होंने चंपा के सर पर शफकत से हाथ फेरा। अगर तुम पहले ईमान ले आती तो यहाँ तक नौबत नहीं पहुँचती। अब तुम फिक्र ना करो, शैतानी कुव्वत अब तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं समती। चंपा को एकदम से होश आ गया। पहले तो उसने घबराकर इधर उधर देखा और अपने उरिया जिस्म पर नजर पड़ते ही शर्मो हया से दोहरी हो गई। फर्श पर उसका लिबास बिखरा पड़ा था। वह उसे उठाकर उसे जिस्म के
जिस्म छुपाकर सामने वाले कमरे में घुस गई। मुखर्जी एक चीख मारकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन बुजुर्ग साहब ने अपना असा उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। असा के एक शोला सा लपका। अभी वो वहां सीढ़ियों की तक भी नहीं पहुंचा था कि उस शोले ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो दिल खराश चीखें मार रहा था, चला रहा था, मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ। फिर चंद लम्हों के बाद सीढ़ियों पर बिखरी हुई राख के सिवा कुछ न था। उसके बाद बुजुर्ग मेरी तरफ मतवज्जा होकर कहने लगे, सतेश मुखर्जी ने तुम्हें अपनी दास्ताने हयात सुनाते हुए खुद को बेहद मजलूम और दुनिया के सताए हुए एक बेबसो मजबूर इंसान के रूप में पेश किया। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी जिंदगी के इब्तदाई हालात उसे मजलूम ही करार देते हैं। इंतकाम के अंधे जुनून ने उसे काली माता का चेला बना दिया। तुमने उसे मूर्ति से आजाद ना किया होता तो वो अभी कैद ही रहता। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि चंपा ने इस्लाम का रास्ता अपनाकर उसके इस शोबे को नाकाम बना दिया। इन वाकयात को 10 बरस बीत चुके हैं। मैंने एक बहुत बड़ा अस्पताल खोल लिया था जो आज भी गरीबों की मुफ्त खिदमत अंजाम दे रहा है। मैं और बतूल चंपा, जो मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चों की माँ है, अपना ज्यादातर वक्त अस्पताल में देते हैं। नसरीन की भी एक डॉक्टर से शादी हो गई, उसके भी 2 बच्चे हैं और वो हमारे अस्पताल में प्रैक्टिस कर रही है। हम बहुत खुशो खरम पुरमसर्रत जिंदगी गुजार रहे हैं। अलबत्ता जब कभी मुझे इस लम्हे का ख्याल आ जाता है जब वो शैतानी मुजस्सम चंपा को काली मंदिर में अपने हवस का निशाना बनाने पर तुला हुआ था, तो अब भी ये सोचकर कांप जाता हूँ कि अगर उस घड़ी मेरी मोहब्बत चंपा पर तारी होकर शैतानी शहर को लम्हे में खत्म करके उसकी जुबान से खुदा की वहदनियत और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही का इकरार ऐलान ना करती तो हमारा अंजाम क्या होता। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अल्लाह हाफिज।